हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक रीजनिंग के नए सेशन में, सेट नंबर 3 में। वेलकम टू ऑन अचीव योर गोल। हम आपके गोल को अचीव करवा के ही रहेंगे भाई, ठीक है। और हमारा जो टारगेट चल रहा है अभी वो क्या है, एस्टेट 2025-26 जो जुलाई में होने जा रहा है 4 और 5 तारीख को। और जो ये सेशंस चल रहे हैं ये आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कैलेंडर से लिया है। लास्ट जो अपना सेशन था, जो लास्ट क्लास थी, उसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन था और वो बहुत ही इजी लेवल का था, क्योंकि उसमें एक ही मंथ का पूछा गया था कि भाई एक मंथ के बाद क्या डे बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 ईयर का गैप है। क्या कह रहा है कि यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था, सैटरडे था, तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। अब तुम्हें ये मान नहीं लेना है कि 10 दिसंबर को शनिवार ही था, 10 दिसंबर 2022 को शनिवार ही था। हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि 10 दिसंबर को शनिवार था या नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है और कुछ कोड्स का हम यूज करके हम निकालते हैं। अभी डिटेल में तो कोड्स को नहीं बता सकते कि इसका ये कोड होता है, उसका ये कोड होता है। अगर आपका कमेंट आएगा तो कैलेंडर के इस कोड्स के ऊपर एक वीडियो स्पेशल बना दी जाएगी। नहीं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, क्या है कि 10 दिसंबर 2022। तो तारीख एज इट इज, डेट एज इट इज। दिसंबर के मंथ का कोड जो होता है वो 6 होता है। 2000 का जो कोड होता है वो भी 6 ही होता है। ये नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे। और यहां तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 22 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 पंजे 20। रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है। लीप ईयर कितने आए हैं, 5 आए हैं। तो इस 5 को हम ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। तो अब इसको ऐड करो। 10 और 6 16 और 6 22 और 22 22 22 22 44 44 5 49, ये बचा 49/7। डिवाइड किया तो 7 7 49। यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है उस कोड के अनुसार उस दिन क्या होता है, सैटरडे होता है, शनिवार ही होता है। और सैटरडे ही गिवन है। तो मतलब ये बात तो इन्होंने सच बोल ली है। कभी कभार क्वेश्चन में झूठ भी बोलता है। वो यहाँ कह देता कि यदि 10 दिसंबर 2022 को मंगलवार था, तो फिर देखते हम कि सैटरडे से कितने दिन आगे गया है और उतने ही दिन अपने अगले वाले जो डेट पूछी गई उसमें ऐड कर देते। तो अभी तो एग्जैक्ट है तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो अब कैलकुलेट करेंगे कि 8 दिसंबर और 2024 को क्या है। करो भाई। 8 दिसंबर का कोड कितना है, 6 अभी बताया। 2000 का कोड कितना है, 6 अभी बताया था। 24 और यहाँ तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब इतने लीप ईयर आ चुके हैं 6। और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं। 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 20 40 और 4 44 और 6 50, 50 डिवाइड बाय 7। तो जब 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा, 7 7 49। रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 0। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, 1 संडे। अगला ही दिन क्या होगा, संडे, ठीक है। तो 8 दिसंबर 2024 को क्या है, संडे है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो। हर सेट में तुम्हें कैलेंडर से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप कहोगे, कमेंट करके कहोगे, तो कैलेंडर पे एक प्रॉपर एक क्लास ली जाएगी और एक ही क्लास में सभी कंसेप्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कोडिंग लैंग्वेज से है। क्या कह रहा है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज सनशाइन ब्राइटली इज रिटन एज, ये कोई कोड दिया हुआ है। सो बालोसुल कुछ भी हो सकता है ये। हाउसेज आर ब्राइटली लिट, हाउसेज आर ब्राइटली लिट का जो कोड है वो ये है। एंड
लाइट कम्स फ्रॉम सन, लाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है। उसका कोड क्या है? डोपिकुक्लोनरो। कुछ भी लिख देंगे यार, ये कोड है ये, ठीक है। तो विच कोड वर्ड यूज आर रिटन एज, सन के लिए क्या लिखा गया और ब्राइटली के लिए क्या लिखा गया है? देखो पहले पूछा सन के लिए, तो हम कोई भी दो लाइन उठाएंगे जहां पे सन कॉमन है, जहां पे क्या है? सन कॉमन। देखो लाल पेन से मार्क करता हूं कॉमन चीज। देखो यहाँ पे लिखा गया है सन, सन शाइन ब्राइटली। और एक है यहाँ पे लाइट कम्स फ्रॉम सन, लाइट कम्स फ्रॉम सन। अब इस पूरी लाइन में देखो बस ये सन ही कॉमन है, सन शाइन ब्राइटली, सन वहां पे आ गया। और यहाँ पे क्या है? लाइट कम्स फ्रॉम सन। तो ये सन और ये सन कॉमन हो गए दोनों। और इन दोनों की लैंग्वेज में भी, कोडिंग में भी एक वर्ड सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या है? बा लो सुन। यहाँ पे क्या है? डोपी कुप लो नरो। तो यहाँ पे क्या है? लो है, और यहाँ पे भी क्या है? लो है। क्या है? लो। तो सन के लिए क्या हो जाएगा? सन के लिए हो जाएगा लो। और सन के लिए लो एक ही में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं किसके लिए? ब्राइटली के लिए। अब हमें चेक करना है कि ब्राइटली कहाँ कहाँ पे कॉमन है। देखो क्या लिखा हुआ है? सनशाइन ब्राइटली। एक तो ब्राइटली यहाँ पे है, ठीक है, और हाउसेज आर ब्राइटली लिट, और एक ब्राइटली यहाँ पे है। तो पहले और दूसरे में कुछ कॉमन मिलेगा। क्या है? बा लो सुल, लो तो चला गया। अब इसमें देखो काडो उला अरीबा, तो यहाँ पे देखो ये जो बा है और यहाँ पे भी बा है, वो कॉमन नहीं है क्या? और यहाँ पे भी क्या है? बा। तो ब्राइटली का क्या हो जाएगा? बा, ठीक है। अब देखो कोई कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि इसको टिक करें या इसको टिक करें। तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि पहले सन लिख रखा है या ब्राइटली। पहले सन है तो सन वाला लिखना है, पहले ब्राइटली है तो ब्राइटली वाला लिखना है। तो यहाँ पे सन का पहले लिखा गया है तो हमें सन वाला पहले लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि दो सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड कौन सा है, और फिर उसके बाद आगे जाके देखें कि कॉमन कोड क्या है। तो उस कॉमन वर्ड का वही कॉमन कोड हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही तुम्हें कई बार बता चुका हूं मैं कि तुम्हें अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। टिप्स क्यों होने चाहिए? जैसे मैं पूछूं तुम्हें कि जेड कितने पे आता है, तो सभी बताए 26 पे। एन कितने पे आता है, तो एन आता है 14 पे। क्यू कितने पे आता है, तो क्यू आता है 17 पे। डी कितने पे आता है, तो डी आता है 4 पे। तुम्हें ऐसे मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और तुम्हें पैटर्न आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। देखो जैसे मैंने 1 मिनट में पैटर्न को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एम है, एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। एम कितने पे आया? 13 पे। ओके 13। जे कितने पे आया? पहले पहले का देखा मैंने, पहले जे कितने पे आया? 10 पे आया, -3 कर दिया ना, ठीक है। जी कितने पे आया? 7 पे आया, फिर -3 कर दिया। डी कितने पे आया? 4 पे आया, फिर -3 कर दिया। तो आगे फिर -3 करूंगा, और जब 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। और 1 पे क्या होता है? ए फॉर एप्पल होता है। तो देखो ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसे ही कट गए। अब देखते हैं अगला, अगला वर्ड ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखो क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। इसका सेकंड वर्ड एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। याद करो यहाँ पे क्या हो गया? पैटर्न +2 का चल गया। यू, यू कितने पे आता है? सॉरी एस था ये, एस 19 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। अगेन +2 हो गया ना। यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे। अगेन +2 हो गया। तो इसका मतलब आगे और +2 होएगा और 25 हो जाएगा। और 25 पे क्या आता है? वाई आता है। तो ए के बाद हमें वाई चाहिए, और ए के बाद वाई एक ही ऑप्शन में है, तो आगे के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक चीज याद करनी है तुम्हें, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, सीधी भी और उल्टी भी, ठीक है। सीधी भी और उल्टी भी। अगेन अगर तुम्हें ये लर्न करना है तो इसके लिए भी क्लास ले सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और तुम्हारे कमेंट चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्सर कहाँ गया? और अपना अगला क्वेश्चन है ये। अब अगेन ये भी एक पैटर्न है, एक मिसिंग सीरीज है, और यहाँ पे बताना है कि हमें क्या मिलेगा। देखो ध्यान से देखने से मेरे को पता चल रहा है कि ये 1 के क्यूब के लगभग है, ये 2 के क्यूब के लगभग है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8।
ये 3 के क्यूब के लगभग है, ये 5 के, 6 के और 7 के। तो यहाँ 4 का क्यूब के आसपास की चीज होगी, लेकिन एग्जैक्ट देखते हैं क्या है। देखो 2 कैसे आया होगा, 2 लेके आए ये एक के क्यूब में एक ही ऐड कर दिया तो आ गया 2। फिर उन्होंने क्या किया कि 2 के क्यूब में 1 को ऐड किया तो कितना आया, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9। फिर उन्होंने 3 के क्यूब में एक ऐड किया, 3 3 होती है 27 और 1 28। फिर इन्होंने 5 के क्यूब में एक ऐड किया तो 25 और 1 25 का क्यूब 125 और 1 126। फिर उन्होंने क्या किया 6 के क्यूब में एक ऐड किया तो 6 का क्यूब 216 और एक ऐड किया तो कितना हो गया 217। फिर उन्होंने 7 के क्यूब में एक ऐड किया, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और जब एक ऐड किया तो कितना हो गया 344। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 के क्यूब में एक ऐड करेंगे और 4 का क्यूब कितना होता है 64, एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया 65। लो भाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। पैटर्न क्या था, क्यूब में हर बार एक ऐड कर रहे हैं, क्यूब में हर बार एक ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगेन सेम वही बात, अगर आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट और आपके हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये वही है जैसे कल न्यूज़पेपर वाला और वो क्वेश्चन आया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या है कि अगर लाइन स्क्वायर के साथ रिलेट कर रही है, देखो लाइन से हम क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, ये बना दिया स्क्वायर, ठीक है। तो आर्क से क्या बनाएंगे, आर्क से ये होती है आर्क, तो आर्क को जोड़ के सर्कल बना देंगे, आर्क को जोड़ के क्या बना देंगे सर्कल बना देंगे। लो भाई ऑप्शन नंबर 3, आसान सी बात है। और एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखें, रिंग सफियर और बॉल ये तीनों ही 3D फिगर हैं, ये तीनों ही क्या है 3D है, और जो सर्कल है वो क्या है 2D है, सर्कल क्या है 2D है। क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन था, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है ये रहा। क्या कह रहा है कि ए पी आर एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, वाई और जेड मध्य में है, वाई और जेड दोनों मध्य में। पहले काउंट करो कितने आदमी कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 की सीटिंग बना देते हैं, एक लाइन खींची और 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। वाई और जेड सेंटर में, वाई और जेड देखो सेंटर का मतलब ये दो है ना, वाई जेड ऐसे भी बैठ सकते हैं और जेड वाई ऐसे भी बैठ सकते हैं, क्या पता कैसे बैठते हो। यहाँ तक की बात समझ में आई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए एंड पी आर एट द एंड। अच्छा अच्छा, ए यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है भाई, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, पी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो, और ये जो कंडीशन है वो तो है ही, तो ये 4 कंडीशन बन गई भाई। यहाँ पे सारी जितनी पॉसिबल कंडीशन होती है ना सीटिंग अरेंजमेंट में वो बनानी पड़ती हैं, फिर अंत में आगे एक ही कंडीशन बचती है अपने पास, उसी के बेस पे हम आंसर देते हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहे हैं कि आर इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा आर बैठेगा। अब इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है, इसके लेफ्ट में तो प्लेस ही नहीं है, तो ये वाली तो कंडीशन होगी खत्म, ये वाली चलेगी, तो यहाँ पे आर आ गया। अब देखो क्या कह रहा है आगे, हु इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट, अब ए की पोजीशन बची ना एक्स, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा। इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी और पी का राइट है ये और पी का लेफ्ट है ये, और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है एक्स बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का इजी सा क्वेश्चन था, याद रखना है कि जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है क्वेश्चन में उतनी बनानी पड़ेंगी, उसके बाद अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है, अगेन अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग से है, अगेन फिर तुम्हें वही बात याद होनी चाहिए कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखो मेरे को एक बात दिखी यहाँ क्वेश्चन में कि ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मुश्किल दिखने वाले होते हैं ना वो इजी होते हैं। सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करनी होती कि हमें
रिटर्न में एग्जाम देना नहीं, हमें तो गोले भरने हैं, ऑप्शन टाइप है, हमें थोड़ा सा हिंट मिला और वही आंसर है अपना। देखो जैसे यहाँ पे ए एक नंबर पे आता है, ये आता है एक नंबर पे, सी आता है 3 पे, 5 पे, ऐड हो रहे हैं ना दो दो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, मतलब अगर 9 आएगा और 9 पे क्या होता है आई, यहाँ आई ओ चारों में आई है, चलो कोई बात नहीं आगे चेक करते हैं। जी जी मतलब 7 पे आता है, के मतलब 11 पे, कितने का गैप हो गया, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, और 23 पे आता है डब्ल्यू, 23 पे कौन आता है डब्ल्यू, चेक करो आई डब्ल्यू, आई एक्स, आई वी, डब्ल्यू एक ही जगह है ना, खत्म। आगे पूरा चेक ही नहीं करना कि नीचे पी आएगा, पावर 120 आएगी, क्यू आएगी, कैसे आएगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ऑप्शन निकल चुका है, और ऐसे ही हम टाइम सेव करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि ए सी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ सी। अच्छा, तो ए ऊपर होगा और सी नीचे होगा, ये इसका पिता है ना, ये बेटा हो गया इसका। चलो आगे, डी बी का पुत्र है। अच्छा, दो अलग अलग बात होगी, जो डी है ना, एक मिनट, डी तो नीचे लिखना था, डी बी का पुत्र है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। अच्छा, ई ए का भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे एक ई है, जो ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों क्या है भाई है। ठीक है, अब आगे देखो, बी सी डी की बहन है, जो सी है ना वो डी की बहन है, ये भी भाई बहन है, ये क्या है भाई और बहन है, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, ये तो हस्बैंड हो गया और ये क्या हो गया वाइफ होगी, तभी तो ये भाई बहन होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी ई से कैसे रिलेशन कर रही है, तो इसकी भाभी बन गई भाई। ठीक है, क्या बन गई भाभी, तो भाभी ऑप्शन नंबर 2 में है, जिसको हम सिस्टर इन लॉ भी बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा समझो क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए है ना, जो ए है जो वो सी का पिता है, तो ये तो हो गया पापा, ठीक है, और ये है बेटा। अब उसके बाद क्या गया, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। अच्छा, अभी यहाँ पता नहीं है वो क्या है, ये डी है जो वो बी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, ये माता भी हो सकती थी अभी तक और पिता भी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इनका कोई रिलेशन है, लेकिन और इसने क्या कि ई ए का भाई है, ये लिख दिया हमने। लेकिन जब इसने ये बात कही ना कि सी है जो वो डी की बहन है, तो मतलब ये तो होगी बहन और ये हो गया भाई, तो यहां से कंफर्म हुआ कि ए और बी तो हस्बैंड वाइफ निकल गए। ठीक है, और अगर ये वाइफ है और ये इसका भाई है, तो ये इसका है तो देवर लगेगा या जेठ लगेगा, समझो, ये छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी भाभी बन गई, तो ऑप्शन नंबर 2, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया समझ में तो पता ही आपको क्या करना है, कमेंट करना है, सॉल्यूशन दिया जाएगा वीडियो बना के या कमेंट करके, रिप्लाई करके। अगला क्वेश्चन भी अगेन सीटिंग अरेंजमेंट से है। क्या कह रहा है कि 5 आदमी हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी, रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, द वन हु रीड फर्स्ट गिव टू आर। देखो ऐसे बना लेते हैं कि वही 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5, इन शब्द पहले पढ़ा, इन शब्द लास्ट में पढ़ा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वन हु रीड द फर्स्ट गिव टू आर, जो सबसे पहले पढ़ता है वह आर को देता है, तो इसने पढ़ लिया, पता नहीं कौन है ये, लेकिन इसने आर को दे दिया, लो यहाँ पे आर आ गया। जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से लेता है, आखिरी में ये पढ़ेगा और वो पी से लेता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पी बैठा होगा। आगे क्या कह रहे हैं, टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है, मतलब ना तो टी यहाँ बैठा है ना टी यहाँ पे बैठा है, तो टी कहाँ पे बैठा है, टी बैठा है बीच में। पी और क्यू के बीच 2 पाठक हैं, पी
देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू यहाँ भी आ सकता है और क्यू यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इसने क्या पी और क्यू के बीच में दो आएंगे। और यहाँ पे क्यू लिख दूं मैं, यहाँ पे अगर मैं क्यू लिख दूं तो क्यू तो आएगा नहीं ना यहाँ पे, तो क्यू आएगा यहाँ पे, और एक बचा पी क्यू आर एस और टी। आखिर में कौन पढ़ रहा है? आखिर में एस पढ़ रहा है भाई, आखिर में कौन पढ़ रहा है? एस पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसा समझाने वाली तो बात है नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि जो कौन पहले पढ़ रहा है, कौन लास्ट में पढ़ रहा है, कौन बीच में पढ़ रहा है, किसके बीच में दो का गैप है। ऐसे हमने अरेंजमेंट बना दी, सीटिंग अरेंजमेंट थी, और उसके बाद हमने देख लिया कि भाई लास्ट में कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। क्या कह रही है कि रेखा वॉक्स 10 किलोमीटर, रेखा 10 किलोमीटर चलती है, बहुत चल रही है भाई, एंड देन टर्न टू राइट 10 किलोमीटर। अच्छा, राइट चल के फिर 10 किलोमीटर चल रही है। ओहो, देखो ये माना कि ये 10 किलोमीटर सीधी चली, ठीक है। अब ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। अब क्या कह रहे हैं? एंड टर्न राइट, राइट मुड़ती है और 10 किलोमीटर फिर चलती है। ले भाई, ये राइट मुड़ी और 10 किलोमीटर फिर चली, चल पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, पेन चेंज। उसके बाद क्या कह रही है? द एवरी टाइम टर्निंग टू और लेफ्ट शी वॉक्स 5, 15 और 15। अब उसके बाद ये क्या कह रही है कि हर बार लेफ्ट मुड़ती है। लेफ्ट कहाँ है? यहाँ। लेफ्ट मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। लो भाई, लेफ्ट मुड़ी 5 किलोमीटर चली, अगेन लेफ्ट मुड़ी 15 किलोमीटर चली। देखो 10 किलोमीटर तो ये हो गए और 5 किलोमीटर आगे चल गई, हो गए 15। फिर लेफ्ट मुड़ी 15 किलोमीटर। स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, रुक जाओ थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगे इसको, ठीक है, थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ से मानते हैं 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर अगेन ऐसे 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 आई 15 किलोमीटर। तो इस 15 किलोमीटर में यहाँ तक तो 10 कवर किया इसने और ये 5 आगे चली गई। अब उसके बाद फिर 15, देखो यहाँ तक तो उन्होंने 5 कवर किया, ये वाला 5, और ये 10 हो गया, पूरे हो गया 15। तो यहाँ से चली थी और यहाँ पहुंच गई, ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 5 किलोमीटर का तो है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट था, ठीक है। 5 किलोमीटर कितना, वो कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर पे है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है या नहीं क्लियर है? या इसको लाइन से लेके समझाऊं? एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे लाइन मिल सकती है? लाइन नहीं दिख रही वही कहीं पे मेरे को, नहीं तो लाइन लेके समझा देते हम तुमको। चलो कोई बात नहीं, एक दोबारा समझ लो एक बार। 10 किलोमीटर राइट सीधी चली, उसके बाद राइट मुड़ी 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट 15 किलोमीटर, और फिर लेफ्ट अगेन कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो इनिशियल, फाइनल और इनिशियल के बीच में गैप कितना है? 5 किलोमीटर का है। तो वो कितनी दूरी चली है? जो स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में जो मैक्सी डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने 10 रीजनिंग के क्वेश्चन किए जो PYQ पे बेस्ड थे। और अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाले अगले कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में, अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।